दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 4 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज स्क्रीन पर आपको चार चार किताबें दिख रही होंगी। अभी तक आपके पास 3 ही किताबें दिख रही थी दोस्तों, और अब ये हमारी चौथी किताब जो कि सामान्य गणित की है। जी हाँ, लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये 4 सीरीज लॉन्च किया गया है। चारों किताबें इस समय हमारे हाथ में हैं। इन किताबों को परचेज करके दोस्तों आप अपने लेखपाल परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में दोस्तों ये किताबें अवेलेबल हैं। या तो आप इन किताबों को अपने नजदीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से भी इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कोई शिपिंग चार्ज नहीं है, निःशुल्क रखा गया दोस्तों। ये चीजें आप किताब ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये किताबें अगले 4 से 5 दिनों में आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। तो अब जानिए क्या बात है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग वीडियो परीक्षा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो किताब भी आपके सामने होगी। हमारा टारगेट है कि 15 दिनों में दोस्तों हम एक किताब तैयार कर रहे हैं। जो हमारी टीम है 15 दिनों में एक एक किताब तैयार कर रही है। अभी 1 महीना हो चुका दोस्तों, और 1 महीने के अंदर ये 4 सीरीज आ चुकी है। 5वीं सीरीज दोस्तों बहुत जल्द आप सभी के बीच में होगी, आप उन्हें भी देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्टडी 91 के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एक मौका तो स्टडी 91 को जरूर दीजिए। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एक प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ना, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न दोस्तों किताबों से संबंधित। जी हां, आपको बताना है कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। जी हां, पहला किताब है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। जी हां दोस्तों, उड़ान एक मजदूर बच्चे की यह किताब किसने लिखा है दोस्तों? तो यह किताब लिखा है मिथिलेश तिवारी जी। इसके रचनाकार कौन है? मिथिलेश तिवारी जी हैं। द मिलेनियल योगी दोस्तों, योगी याद रखिएगा, जो योगी होते हैं ये हमेशा दीपक की तरह चमकते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपका दिमाग जा रहा है दोस्तों आदित्यनाथ जी के ऊपर, तो वहां पर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। उंगलिल ओरुवन, उंगलिल ओरुवन याद रखें दोस्तों, यह एम के स्टालिन का नाम सुना होगा दोस्तों। यह एम के स्टालिन जी की आत्मकथा है। जी हां दोस्तों, यह एम के स्टालिन जी की क्या है? आत्मकथा है। यह भी याद रखेगा। एम के स्टालिन क्या दोस्तों? ये सीएम है, क्या है? मुख्यमंत्री हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, एक बार आप मिलान करने के बाद मैच कराइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बनेगा, फिर दूसरे का सी बनेगा, और तीसरे का ए बनेगा। तो बी सी ए, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो उड़ान एक मजदूर बच्चे की जो किताब है, इसे लिखा तो मिथिलेश तिवारी जी ने है, लेकिन इसका विमोचन किसने किया है? तो बहुत मशहूर गायक सिंगर का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, अनूप जलोटा का नाम। जी हां दोस्तों, भजन सम्राट है अनूप जलोटा, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस किताब का विमोचन किया गया। इस किताब में किसके बारे में बताया गया दोस्तों? तो याद रखेगा, इस किताब में कैप्टन एडी मानेक के बारे में बताया गया, जो दोस्तों एक मशहूर पायलट रहे। जी हां दोस्तों, इनको मतलब इनके पूरे परिवार में बहुत सारे पायलट रहे हैं, इसलिए इनकी फैमिली को फ्लाइंग फैमिली कहा जाता है, फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी आप ध्यान देंगे, ठीक है, याद रखेगा ये बातें। अच्छा, अगली जो किताब थी दोस्तों, जो आपका द मिलेनियल योगी किताब है दोस्तों, इस किताब को लिखा है दीपम चटर्जी ने। यह किताब भी आप याद रखेगा। और जो अगला है किताब, जो एम के स्टालिन की आत्मकथा है दोस्तों, एम के स्टालिन साहब दोस्तों याद रखेगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उंगलिल ओरुवन। इस किताब का विमोचन किया है राहुल गांधी ने। जी हां दोस्तों, यह भी आप याद रखेगा। तो दोस्तों हाल फिलहाल की किताबों के बारे में चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी किताब करंट अफेयर में हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। पहला किताब द मिलेनियल योगी, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखा? अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी ने लिखा है, ठीक है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल, पेपाल दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसके फाउंडर्स के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखी गई है, जिसे लिखा है जिमी सोनी ने। किसने लिखा है? जिमी सोनी ने। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, श्रीनिकेतन दोस्तों आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और इस किताब को लिखा है उमादास गुप्ता जी ने, उमादास गुप्ता ने, ठीक है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, जी हां दोस्तों, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, यह किताब लिखा गया है रो खन्ना के द्वारा। इनका नाम ही रो खन्ना है, कुछ गड़बड़ नहीं यहाँ पे, सही है, ठीक है। चर्चित पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड रीइन्वेंटेड वार। जी हां दोस्तों, यह अमेरिकियों की जीवन शैली पर यह किताब लिखा गया है, जिसे सैमुअल मोएन ने लिखा है, सैमुअल मोएन ने।
हाल ही में चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस किताब को किसने लिखा है? तो बिल गेट्स की रचना है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा ये बिल गेट्स की रचना है। अभी हाल ही में बिल गेट्स को जो है हमें पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया। ठीक है, भारत अफ्रीका संबंध के ऊपर जो किताब लिखा है राजीव भाटिया साहब ने लिखा है, और चर्चित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर जो किताब लिखी गई है उसे लिखा है सागरिका घोष ने, वो भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहे जो हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिनों में करंट अफेयर में दोस्तों अगर किताबों से संबंधित कोई प्रश्न बने हैं तो यही प्रश्न बने हैं। एक बार रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप डेली रिवीजन करते चलेंगे तो ये आपके टंग में आ जाएगा, फिर परीक्षा में कहीं कोई टेंशन नहीं होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट, जी हां दोस्तों, बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? अभी हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। किसका दोस्तों? डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया। क्या आप जानते हैं इस डेफ एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया था? याद रखेगा इस बार इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। कब किया गया था? तो याद रखेगा फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में दोस्तों गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। यहां पे आपसे पूछ रहा है बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो, इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया, तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें किया क्या गया दोस्तों? तो कुछ दिन पहले दोस्तों दिल्ली सरकार की तरफ से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा? याद रखेगा, कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की तरफ से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ब्लास्टर्स प्रोग्राम दोस्तों शुरू किया गया था, और इस प्रोग्राम में क्या था? तो छोटे छोटे बच्चों को उद्यमी बनाने के लिए कुछ फंड दिए गए। जो मतलब 10th और 12th के बच्चे थे उनको कुछ फंड दिया गया कि अगर आपको पैसे मिले तो आप क्या अच्छा कर सकते हैं, यानी उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आ सकती कि नहीं आ सकती, उसके लिए दोस्तों ये प्लान चला था, और ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा। दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक अब इसको माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस बार ये जो समिट किया जा रहा है ना, यहां 100 से ज्यादा आइडियाज प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, और फिर से दोबारा जो है उनको प्रमोट किया जाएगा। जो बच्चे यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो फाइनल के लिए चुने जाते हैं तो दिल्ली के जो बेहतरीन कॉलेज हैं जो कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया, सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया, या फिर दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय हो गया, उसमें दोस्तों उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ये एक खास बात रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है या उस तरह का भाव है तो उन्हें हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये कहने से कि देश हमारा आत्मनिर्भर हो जाए, कोई आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। आत्मनिर्भर बना कैसे जाता ये सिखाना पड़ेगा कि इसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं। ठीक है, इसी को आत्मनिर्भर का वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो इस प्रोग्राम के माध्यम से दिल्ली सरकार की तरफ से दोस्तों लाया जा रहा है, इसको आप याद रखेगा। मतलब अपने आप में अल्टीमेट टाइप का यार प्रोग्राम है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह के नए नए पॉलिसीज देश के लिए बनने चाहिए जो कि बेहतर होते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं योजनाओं के ऊपर। जी हां, अगर हम बातचीत करें कि किस राज्य में कौन सी योजना हाल फिलहाल में लागू की गई, या फिर देश के अंदर कौन सी नई योजना आई, करंट अफेयर में जो चर्चा में रही है, जरा उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल तो यही है, बिजनेस ब्लास्टर्स समिट एंड एक्सपो जो किया गया वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा, इंडस्ट्री कनेक्ट 2020। दोस्तों जाहिर सी बात अगर यह सवाल पूछा जाए, और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया भी आपको कि इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 जो आया है, अगर ये किसी से पूछेंगे तो लोग समझेंगे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसकी शुरुआत किया होगा, बट ऐसा है नहीं। इसकी शुरुआत मनसुख मांडविया जी ने किया है, यही आपके लिए खास बात है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र सरकार ने उसका टाइमिंग बढ़ा दिया, यही 28 फरवरी 2022 तक किया गया था। आगे देखिए, कर महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए अभी एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है होप एक्सप्रेस। क्या नाम है? होप एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, एक ऐसा मोबाइल व्हीकल आप कर सकते हैं इसे, जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जाएगी और जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करेगी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में सिडबी द्वारा, सिडबी दोस्तों एक स्मॉल इंडस्ट्री बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, अभी इसके द्वारा वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया था, और पहली बार सिडबी द्वारा वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम ये पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया, यही यहां पर बताया जा रहा है, तो इसको भी आप याद रखेगा। 14 अंक का एक दोस्तों यूनिक अकाउंट नंबर है जिसे जो क्या किया जाएगा, जो आरोग्य सेतु ऐप है ना, उससे एक आपने सुना होगा इसके बारे में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली एक समझिए ना, जैसे आपका डीएल बनता है, जैसे आधार कार्ड होता है, जैसे पैन कार्ड होता है, एक वैसा ही आपके लिए कार्ड बनाया जा रहा है जिसमें आपके स्वास्थ्य की जानकारी होगी, किस व्यक्ति को कौन सा रोग है, कौन सी दवाइयां चल रही हैं,
मतलब उसके इलाज का ब्यौरा होगा दोस्तों, ये उसके लिए बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों एक स्माइल योजना शुरू किया गया है मुस्कुराने के लिए। और यह योजना किसके लिए, किसके तरफ से लाया गया, तो केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, नाम क्या है जल्दी बताइए, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कह रहा भारत के आधार के तर्ज पर दोस्तों कौन सा देश से यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी करने वाला दोस्तों, तो यह देश है श्रीलंका। अभी तो हमने पढ़ा था कि 2022 के अंत तक श्रीलंका दिवालिया होने वाला है, जी हां, और आपातकाल जैसी स्थितियां चल रही हैं, और अभी फिलहाल आधार कार्ड भी चल रहा है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। अच्छा, यूपीआई वाला सवाल क्या था दोस्तों, कि भारत की यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, तो नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है। जैसे हमारे यहां भीम चलता है ना, तो इस तरह का यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको अपनाने जा रहा है नेपाल, इसे भी आप याद रखेगा। करा फरवरी 2022 में नई आईटी पॉलिसी किस राज्य ने लागू किया, तो याद रखेगा नई आईटी पॉलिसी गुजरात राज्य ने लाया है, यह भी आप याद रखेगा, यह सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर जल्दी से दोस्तों। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया था, आप सभी से निवेदन है यार, आपको नहीं लगता कि यार इतना अच्छा करंट अफेयर पढ़ाने के बाद, आपके परीक्षा में चीजें आ भी रही हैं, उसके बाद भी व्यूज इतने कम हैं, थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए आपको। मुझे बहुत चिंता है कि इतने व्यूज कम आते, फिर मुझे लगता है ना कि दुनिया में जो लोग अच्छा काम करते हैं वो थोड़ा कम फेमस होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी हो यार, अपने दिल को तसल्ली होनी चाहिए, पढ़ा के यहां से मजा आना चाहिए। अरे 1,00,000-2,00,000 व्यूज आके क्या करेगा जब मैं अच्छा कर्म ही नहीं करूंगा, ठीक है, पहले मैं अपने से सेटिस्फाई तो हो जाऊं, जब अपने से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो मुझे पता है आज नहीं तो कल ये वायरल होना ही होना, इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सही जोड़े का मिलान करिए। कूट के सवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने हैं दोस्तों, ये दिवस के सवाल हैं। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता हो तो बताइए। नागरिक सुरक्षा दिवस दोस्तों ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। क्या शून्य भेदभाव दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है, कब याद रखेगा, यह भी 1 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखेगा। सिविल लेखा दिवस दोस्तों मनाया गया अभी, ठीक है, और वित्त मंत्री ने जो है इस समय दोस्तों मौजूद भी नहीं, 2 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस याद रखिए 3 मार्च को मनाया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन मार्च में 2 दिवस आपको मतलब सोते जागते याद होना चाहिए। एक विश्व वन्य जीव दिवस, दूसरा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। जी हां, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता 8 मार्च को, उसे भी आप याद रखिए। ये मार्च महीने के 2 दिवस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए मैच कराइए, पहला बनेगा बी, फिर दूसरे बनेगा सी, फिर तीसरा बनेगा ए, तो बी सी ए दोस्तों आपका सही जवाब बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं ना, एकदम इत्मीनान से पढ़ते चले दोस्तों। आगे देखिए इसके बारे में बताया भी गया है कि इसके बारे में, इस वन्य जीव दिवस के बारे में। जी हां दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस जो कि हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेगा विश्व वन्य जीव दिवस। करा यह वन्य जीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत ही व्यापक है, ठीक है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 68वें सत्र के दौरान 3 मार्च को दोस्तों यह डेट नामित किया, और तब से मनाया जाता है। वर्ष 1973 में याद रखेगा इसी दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन जी है को अपनाया गया था। यह भी आप याद रखिए, ये बहुत ही अच्छे अच्छे चीज हैं, याद रखिए। जो जीव लुप्त हो रहे होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कैसे उन लुप्त हुए जीवों को हम बचा सकते हैं, ये उसी के ऊपर एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो देखिए 2-4 दिवस हो जाए तो फिर दिवस वाली स्लाइड में लगा दूं यहां पे, ठीक है। चलिए आगे से हो जाएगा सही। कर हाल ही में किस राज्य ने 6 महीनों के लिए, किस राज्य में 6 महीनों के लिए किस राज्य में नहीं दोस्तों, इसको करिए को, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। ये अशांत क्षेत्र क्या भाई, अशांत क्षेत्र का तात्पर्य थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया क्वेश्चन यहां पर, याद रखेगा। यहां अपशपा लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया दोस्तों, अपशपा लगा दिया गया, ठीक है, अपस्पा लगा दिया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर अपस्पा अभी 6 महीने के लिए आगे और बढ़ा दिया गया, याद रखेगा, ठीक है। तो यह राज्य है दोस्तों असम राज्य। पूर्वोत्तर के ज्यादातर ऐसे राज्य जैसे मणिपुर हैं, नागालैंड है, वहां भी बराबर अपस्पा लगा हुआ है, ये आप ध्यान देंगे। बात आती दोस्तों इस अपस्पा को लागू क्यों किया जाता है, तो याद रखिए, देखिए यहां विस्तार से थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं। लिख रहा है जो असम सरकार, असम के मुख्यमंत्री कौन है भाई,
असम के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखेगा हेमंत बिश्व शर्मा यहां के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी साहब यहां क्या है? राज्यपाल है। असम की राजधानी दिसपुर में है। ठीक है, करा असम ने राज्य विवादास्पद सशस्त्र बल अधिनियम 1958 जिसे हम अफस्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिए 28 फरवरी से 6 महीने के लिए दोस्तों इसे और बढ़ा दिया गया। ये आज से नहीं, ये 1990 से लगा है, तब से हर बार 6-6 महीने के लिए इसे इंक्रीज करते चलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो पोजीशन चाहिए राज्य में वो पोजीशन में मिल नहीं पाई है। लिख रहा अफस्पा नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से राज्य सरकार की समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने के लिए क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने, बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को गिरफ्तार करने तक का अधिकार देता है। यह भी आप ध्यान देंगे, यह अच्छा है। करा यह किसी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर में थोड़ा सा हालात ज्यादातर बेकाबू ही रहते हैं, इसलिए दोस्तों इस तरह की चीजें वहां पर लागू की गई हैं ताकि सभी चीजें अपने नियंत्रण में रहे। ठीक है, तो इसको भी पढ़िएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर जो कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा तो 6 महीने के लिए जो अभी अफस्पा बढ़ाया गया, इसके पहले नागालैंड राज्य में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, अभी जो है असम राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। याद रखेगा हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन से सिर्फ सम्मान वापस ले लिया? तो जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, समिति है, उसने अभी सिर्फ सम्मान वापस लिया है। याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा फीफा ने इसे बाहर कर दिया, आप जान ही रहे होंगे। जो बैंकों का स्विफ्ट होता दोस्तों, उसने रूसी बैंकों के लाइसेंस को वहां से हटा दिया है। इन तमाम चीजों को हटाया गया। ठीक है, याद रखेगा। करा यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और इसी के बाद मोदी जी की सेना यानी 4 कैबिनेट मिनिस्टर को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को जो है वहां से निकाला जा सके, क्योंकि जो अभी युद्ध की स्थिति चल रही दोस्तों वो काफी भयानक चल रही है। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर एक सुखोई विमान का नाम सुना होगा आप सभी ने, वो भी दाग दिया गया है। याद रखेगा हालात अब जरूरत से ज्यादा बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई है? तो याद रखेगा बाड़मेर में खोज किया गया है। बाड़मेर कहां है दोस्तों? बाड़मेर पड़ता राजस्थान में। और याद रखेगा किसने खोजा है? अगर यह सवाल बने तो बताइएगा वेदांता ग्रुप के द्वारा यह खोज किया गया। वेदांता ग्रुप के द्वारा नए तेल क्षेत्र की खोज राजस्थान के बाड़मेर में की गई है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी की शुरुआत किया गया? इसके पहले वाटर मेट्रो की बात हम लोगों ने किया था जिसे स्टार्ट किया गया था कोच्चि में। अभी जो जल टैक्सी की बात कर रहा है यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च किया दोस्तों? तो यह लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के द्वारा। जी हां दोस्तों, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, यह इसके द्वारा लॉन्च किया गया। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए दिनों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया? तो पहले 100 दिन गारंटी के हिसाब से दोस्तों दिया जाता था कि कम से कम 100 दिन का काम मिलेगा उन्हें, बट अब इन दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दिया गया। तो यह भी आप याद रखेंगे। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया दोस्तों, जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। क्या नाम है? ऑपरेशन आहट। याद रखेगा यह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मानव तस्करी को रोकने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए दोस्तों पहले भारतीय कौन बने? जी हां दोस्तों, जाहिर सी बात है जब कोई मेडल किसी को पहली बार मिलता है तो ऐसे में सवाल तो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक अवार्ड नहीं मिला, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी ना। पहली बार दोस्तों यह बोल्ट्जमैन अवार्ड किसी भारतीय को मिला है, हालांकि अकेले नहीं है, ज्वाइंट रूप से दोस्तों चुना गया, संयुक्त रूप से चुना गया। होफील्ड एक नाम है, वैज्ञानिक वो भी है, याद रखेगा फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक है दोस्तों। याद रखिए दोनों लोग, इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से चुना गया। तो इनका नाम क्या दोस्तों? प्रोफेसर दीपक धर नाम है। अगर आपके दिमाग में दिनेश सकलानी का नाम आ रहा है दोस्तों, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि एनसीईआरटी का इनको निदेशक चुना गया है। जगदीश कुमार को दोस्तों आपको याद होगा क्या बना दिया गया? इनको यूजीसी का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है और यस किशोर कुमार साहब को एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रोफेसर दीपक धर जी को क्या बनाया गया? मतलब इनको एक अवार्ड मिला है बोल्ट्जमैन
मेडल अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा, तो ये भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर है और इनको जो अवार्ड मिला दोस्तों प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ दोस्तों इनको उस पदक के लिए चुना गया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें दीपक धर जी की, तो याद रखिए दीपक धर जी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर आयोग सांख्यिकी भौतिकी क्षेत्र में दोस्तों योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इस तरह के अवार्ड हर 3 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा संयुक्त रूप से उन्हें अवार्ड मिला है। पुणे में एक रिसर्च सेंटर था दोस्तों, वहां पर ये पहले काम करते थे, ठीक है। चलिए अवार्ड से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर हम अपनी नजर डालते हैं और देखते हैं कब किसे कौन सा अवार्ड दिया गया, या करंट अफेयर में दोस्तों पिछले 1 महीने में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा ध्यान दीजिए। अगर परीक्षा में आता है बोल्ट्जमैन मेडल अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखेगा प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया। हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार, इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, बस इस पुरस्कार को अब वितरित किया गया, इसलिए चर्चा में आ गया। इनका नाम है नीना गुप्ता। क्या नाम है? नीना गुप्ता, जिन्हें रामानुजन पुरस्कार दिया जा रहा है। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी है? सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के कंपनी की बात कर रहा दोस्तों, यह चुना गया कोल इंडिया लिमिटेड को, जिसे आप CIL के नाम से जानते हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला दोस्तों? एक्टर का, एक्ट्रेस ने किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो याद रखेगा रणवीर सिंह को मिला है दोस्तों। 83 जो मूवी आई थी दोस्तों उसमें काम करने के लिए मिला है, ठीक है। करा हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ICICI बैंक के दोस्तों MD हैं संदीप बख्शी, इनका नाम है दोस्तों। इन्होंने लाभ को सीधा दोगुना से ज्यादा करके दिखाया दोस्तों, ये इनका इस बार का टैलेंट था, ठीक है। हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है? जी हां दोस्तों, ICAI पुरस्कार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। अभी हाल ही में ICAI का क्या बनाया गया दोस्तों? अध्यक्ष इसे चुना गया, देवाशीष मित्रा को चुना गया। हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा था। और ये जो अवार्ड मिला दोस्तों, यह मिला रेलटेल कंपनी को। रेलटेल वही कंपनी है जो रेल वायर नेटवर्क के बारे में जानते होंगे आप, इंटरनेट है, आप जाते होंगे अगर रेलवे स्टेशन पर, वहां पर फ्री वाईफाई आपको मिलता होगा रेल वायर का, यह रेलटेल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में 18वां स्वर्गीय लीमय पुरस्कार, माधवराव लीमय पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई दोस्तों, उसमें पॉपुलर चॉइस अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? यह महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया, जिसमें 2 चीजें प्रस्तुत की गई थी। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी 1 जिला 1 उत्पाद, और दूसरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये 2 चीजें दोस्तों प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है वो उत्तर प्रदेश को चुना गया है, लेकिन पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो दिया गया वो महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया। वीरता के लिए दोस्तों पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या ये किस राज्य में दिया गया? तो ये दिया गया जम्मू कश्मीर में, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को चुना गया, इन्हें भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी सवाल अवार्ड से जुड़े हुए सवाल थे, और लास्ट टाइम हम लोगों ने जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ा, क्योंकि देखिए रोज तो अवार्ड आते नहीं हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे कोई न कोई अवार्ड के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको एक कलेक्शन मिले और एक कलेक्शन अगर हम लोग रिवीजन करते चलें, तो परीक्षा होने तक में, क्योंकि कल तो आपकी परीक्षा है नहीं, परीक्षा होने तक में चीजें आपको इतनी बार पढ़ा दी जाती हैं कि रिवीजन होते होते आप लोग सोचो ऑप्शन कहते हैं, किसी बच्चे से पूछो करंट अफेयर का सवाल ना, कहेगा 4 ऑप्शन बताओ। ये क्या तमाशा यार, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं, आप तो एक तो बिना ऑप्शन के बताते हो, दूसरा अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो, जो मैंने टेक्निक दिया था, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हाँ सर आपकी टेक्निक काम करी। मैंने बच्चों को टेक्निक दिया था कि बेटा जब ये वाला आया करे ना सीक्वेंस, तो मोबाइल को जो आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो ईयरफोन लगा के वीडियो देखे, दूसरी बात जब कभी ये वाला पेज आया करे ना, तो मेरे साथ बोला करो, मेरे साथ बोला करो। केवल भाई मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, कसम से सिर्फ 15 दिन बोल दो यार, 15 दिन बोल दो, एक एक सवाल मतलब ये सवाल भी आपके जबान पे आ जाएंगे। उत्तर को मारो गोली, उत्तर तो आना ही आना है, सवाल आपके जबान पे आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो कहता हूं मानो, जो कहता हूं मानो, प्लीज मानो, नहीं मानोगे तो बाद में मेरा दोस्त मत देना, ठीक है। चलो आ जाओ और आगे देखते दोस्तों। अभी स्टडी 91 चैनल पे दोस्तों जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है, वो हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है दोस्तों। जो बच्चे ज्वाइन किए होंगे उनको
बकायदा पता होगा। सोचो, अगर स्टडी 91 सर्च करोगे ना, हिंदी के मामले में यूट्यूब पे दोस्तों करोड़ों के व्यूज हैं, लाख की बात मत करो, करोड़ों के व्यूज हमारे पास हैं। बहुत सारी चीजें आपको यूट्यूब क्लास में दी गई हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर, उससे कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आपको एक बैच दिया जा रहा है। अगर आपने बैच ज्वाइन किया ना, तो जान लो फिर आजीवन हिंदी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी राज्य हो और चाहे किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, आप कभी किसी एग्जाम को देने से कतराएंगे नहीं। एक नंबर, मजाल क्या है पीछे छूट जाए, इतनी गजब की बैच चली। जो गांव के बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि इस बैच में फीचर दिया गया, आप वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अब तो किताबें भी आ गई हैं, स्टडी 91 की किताबें भी आ गई, एक एक करके देखिए। आज मेरे हाथों में ये 4 किताबें हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही दोस्तों। देखिए समय तो लगता है, लेकिन जब किताबें हाथ में आती है ना तो मजा ही आ जाता है। आप जाइए ना मार्केट में, एक बार किताबें उठा के देखिए, पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोगों से और स्टडी 91 की किताबों में क्या अंतर है, क्या बेहतर दिया गया है। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ये मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए आज ही अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में विश्व बैंक में किस भारत प्रमुख को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा का नाम सुना होगा दोस्तों? अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, जी हां दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि वर्ल्ड बैंक का जो रियल नाम है वो है आईबीआरडी। क्या नाम है दोस्तों? आईबीआरडी। जी हां दोस्तों, आईबीआरडी नाम है इसका। आईबीआरडी एक पार्ट है इसका, याद रखेगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है क्या नाम है? आईडीए। ठीक है, आईडीए नाम है एक। ठीक है, इसी तरह से एक उसमें पार्ट आएगा मीगा। क्या आएगा दोस्तों? मीगा भी दोस्तों इसी का पार्ट है। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों कुल 5-6 पार्टों में डिवाइड है। और पहली बार किसी बांग्लादेशी व्यक्ति को, हालांकि भारत की तरफ से हैं, बांग्लादेशी व्यक्ति को याद रखेगा यहां अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इतने बड़े पद पर उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों जुनैद कमाल अहमद जी को। गीता गोपीनाथ की बात करें दोस्तों तो हाल ही में गीता गोपीनाथ क्या थी? आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में थी, बट अभी क्या हो गई? मुख्य अर्थशास्त्री अब जो है नए चेंज हो गए हैं, अब ये रिप्लेस हो चुकी हैं दोस्तों, याद रखेगा, अब इनको रिप्लेस हो चुकी हैं। ठीक है, और अब इनके स्थान पे कौन आ गए हैं? पियरे ओलिवियर गौरिंचस। क्या नाम है? पियरे ओलिवियर गौरिंचस आ गए हैं, ये नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं आईएमएफ के। ये पहले थी, अब नहीं है। ठीक है, अमर सेन के बारे में आप सभी जानने रहे होंगे दोस्तों। अमर सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। बाकी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये भी बहुत बड़े क्या हैं? इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखेगा। इस सवाल का जो सही जवाब है ये क्या है? याद रखेगा, जुनैद कमाल अहमद। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं दोस्तों, ये भी याद रखेगा। ठीक है, 61 वर्ष की अवस्था इनकी है और 16 अप्रैल के बाद दोस्तों यह पदभार ये ग्रहण करेंगे, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आते हैं जुनैद कमाल जी का। अच्छा, ये जो था दोस्तों मीगा, याद रखेगा, इसे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी कहा जाता है, विश्व बैंक का ही पार्ट है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम आईबीआरडी करते हैं, यही आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसी आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम आईडीए कहते हैं। एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, जिसे हम आईएफसी कहते हैं, सबसे उदार खिड़की इसी को कहा जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये भी याद रखेगा, उसी का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान दीजिएगा। और 1988 में किसकी? इस मल्टीलेटरल मीगा की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना नहीं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ही हो गई थी, यह भी याद रखेगा। मुख्यालय दोनों का एक जगह पे है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं और सदस्य देशों की संख्या भारत सहित, भारत तो इसका संस्थापक सदस्य रहा है, वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 हो चुकी है, 189, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नियुक्ति से संबंधित, क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी पद पर बिठाया गया तो नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, पहला सवाल यही है दोस्तों कि किसे अभी मीगा में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो जुनैद कमाल अहमद जी को, जुनैद कमाल अहमद को। करा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे आप नैक के नाम से जानते हैं, इस नैक के कार्यकारी समिति में दोस्तों भी किसे चुना गया है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को। कल ही अभी ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा था भूषण पटवर्धन जी के बारे में, याद रखेगा। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है,
पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है। किसे? तो याद रखेगा माधवीपुरी बुच को। किसे? माधवीपुरी बुच को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में अभिषेक सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान में चेतन घाटे को अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संजीव सन्याल जी को चुना गया। किसे? संजीव सन्याल जी को। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष जो चुने गए या निदेशक चुना गया, के.एन. राघवन जी को। मैंने बताया था 1 नंबर का रबड़, याद रखेगा। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा को चुना गया और गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को चुना गया। ठीक है, तो ये सभी सवाल आप याद रखेंगे, एकदम नियुक्ति से संबंधित अच्छे अच्छे सवाल हैं, इन्हें ध्यान दीजिए। करा किस राज्य सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब विकसित किया जा रहा है? जी हां दोस्तों, साइंस इनोवेशन हब ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, जरा ये बताइए। जी हां, कुछ शिक्षा से संबंधित कुछ अच्छे सवाल आपसे पूछता हूं, याद रखेगा। हाल ही में पर शिक्षालय का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, पर शिक्षालय। इसका संबंध कहां से है? तो इसका संबंध था दोस्तों पश्चिम बंगाल से। एक ओपन एयर क्लासरूम था दोस्तों, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा था। ठीक है, शिक्षा जगत से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, अगला बताइए, हाल ही में कहां पर स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही? स्किल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां बनाई जा रही? स्किल यूनिवर्सिटी, तो आप जान रहे होंगे दोस्तों, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $112 मिलियन दोस्तों याद रखेगा दिया था यहां पर इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और ये यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? आपके असम राज्य में बनाई जा रही है। एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? आपने पढ़ा होगा स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के बारे में, वो आपके कर्नाटक में बन रही है, तो भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी सब अच्छे अच्छे पॉइंट है। बाकी आज आपने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, आज ही पढ़ा दोस्तों, बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, ब्लास्टर्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ा दोस्तों। इसका जो समिट हो रहा है दोस्तों, ये समिट अभी आपके न्यू दिल्ली में हो रहा है दोस्तों, ये भी आपने देखा होगा। ये साइंस इनोवेशन हब जो बन रहा है दोस्तों, ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, भी याद रखेगा। ठीक है, बाकी एक दोस्तों स्टूडेंट इनोवेशन पॉलिसी भी लाया गया था, एक लाया गया था अभी हाल ही में, स्टूडेंट इनोवेशन पॉलिसी। जी हां दोस्तों, इनोवेशन पॉलिसी याद रखेगा 2.0 दोस्तों लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपके गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिलहाल जो आज का हमारा सवाल है, ये सवाल है साइंस इनोवेशन हब का, और ये आपके नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो जरा इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करा दिल्ली सरकार ने कौटिल्य एनक्लेव में इसके द्वारा संचालित एक स्कूल में साइंस इनोवेशन हब विकसित करने जा रही दोस्तों। यह एक अलग ही तरह की एक हब बनाया जा रहा है जो इनोवेशन से संबंधित है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इस परियोजना पर 2.5 साल में, अगले 2.5 साल में 5 करोड़ रुपए की अधिक लागत से दोस्तों इस साइंस इनोवेशन हब को बनाया जाएगा। इसमें एक सभागार होगा, एक प्लेनेटेरियम होगा, एक पुस्तकालय भी होगा, और साइंस एंड टेक की वस्तुओं के साथ साथ दोस्तों एक म्यूजियम भी यहां होगा। नवीनतम नवाचारों और प्रवृत्तियों की कला और मॉडल का अनुभवात्मक दीर्घाएं भी होंगी। मतलब बहुत सारे चीज होंगी जिससे व्यक्ति को नहीं, छात्रों को और भी ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। और आप सभी जान ही रहोगे दोस्तों कि दिल्ली सरकार वर्तमान में शिक्षा पर पूरे देश में सबसे ज्यादा व्यय कर रही है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे तथ्यों पर जो आपके लिए जरूरी। तो पहला याद रखेगा, साइंस इनोवेशन हब ये कौन बना रहा है? तो दिल्ली बना रही है, दिल्ली सरकार। अगले 6 महीनों के लिए अफस्पा घोषित कर दिया गया या लगा दिया गया, वो पहले से भी लगा था, फिर से लगाया गया। ठीक है, या अशांत क्षेत्र घोषित किया गया असम को, याद रखेगा। व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वापस ले लिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया और भारत से 4 कैबिनेट मंत्रियों को दोस्तों यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया। ठीक है, नए तेल क्षेत्रों की खोज ये आपके राजस्थान के बाड़मेर में किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो याद रखेगा वेदांता ग्रुप के द्वारा किया गया, वेदांता ग्रुप के द्वारा दोस्तों यह खोज किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किस राज्य में जल टैक्सी की शुरुआत किया गया? वाटर मेट्रो मैंने बताया दोस्तों कोची, याद रखेगा। और जल टैक्सी, वाटर टैक्सी की बात करें तो महाराष्ट्र, याद रखेगा। किस संगठन ने अटल इनोवेशन नीति आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम कर रहे लोगों के कार्य दिवस को बढ़ाया दोस्तों। जो पहले 100 दिन था उसे बढ़ाकर अब 150 दिन कर दिया गया। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है, यह भी याद रखेगा, ऑपरेशन आहट। ठीक है, ये आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। करा हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों रेन बॉम्ब क्या है? जी हां दोस्तों, रेन बॉम्ब क्या है? वैसे रेन बॉम्ब का नाम आते ही आपको लग रहा होगा कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में धुआंधार लड़ाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है यह सवाल वहीं से जुड़ा होगा। इसी तरह दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में दोस्तों पूछा था, तो भी आप लोगों का ऐसा ही मसला हुआ था। बाद में मैंने आपको बताया कि यह जर्मनी को यूक्रेन से जोड़ने वाली, जी हां दोस्तों, जर्मनी को रूस से जोड़ने वाली एक पाइपलाइन योजना है, ठीक है, एक पाइपलाइन योजना है। तब जाकर आपको भरोसा हुआ कि वो ऐसा है। और ये होकर कहां से जा रही थी दोस्तों? ये बाल्टिक सागर से होकर गुजर रही थी, याद रखिएगा। इसके पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अलावा नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले से ही चल रही दोस्तों, वो यूक्रेन से होकर गई, तो यूक्रेन इस पाइपलाइन का भी विरोध कर रहा था। आज भी ये सवाल देखकर आपके मन में ऐसा ही लगा होगा कि या तो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, कोई सुपरसोनिक मिसाइल होगी, या फिर कुछ ऐसा ही होगा जो लड़ाई से मिलता जुलता होगा, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, यह एक मौसमी घटना है जो संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? याद रखिएगा, यह एक मौसमी घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे हम रेन बॉम्ब कर रहे हैं। जी हां, जैसा आपने कभी चक्रवात का नाम सुना होगा या बवंडर का नाम सुना होगा, यह उसी तरह का एक बवंडर या चक्रवात आप कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि चक्रवात जमीन पर जैसे बनते वैसे चक्रवात नहीं है, ये माइक्रो ब्लास्ट से बने हुए एक वायु स्तंभ होते हैं जो भारी मात्रा में दोस्तों नुकसान पहुंचाए हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। ये प्रकृति में बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, यह भी याद रखेगा। इन्हें रेन बॉम्ब या वर्षा बॉम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, स्पेशली दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं हैं जिन्हें हम माइक्रो बस्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा। इसमें भी दो तरह के माइक्रो बस्ट होते हैं, कुछ गीले माइक्रो बस्ट होते हैं, कुछ सूखे माइक्रो बस्ट होते हैं। जो गीले वाले होते हैं दोस्तों, अगर वो आते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं कि वर्षा होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे इसी बारे में जानकारी दी गई है। इसमें हवाओं की जो स्पीड भी होती है दोस्तों, वो लगभग 100 मील प्रति घंटे की स्पीड होती है। आप सोच सकते हैं कि अगर इस हवा स्पीड से कोई भी बिजली हो, मतलब बिजली के खंबे हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर जो है कार हो, गाड़ियां हो या फिर इवन घर ही क्यों ना हो, ये सभी 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार में तो उड़ी जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आपकी यूक्रेन और रूस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पढ़ते हैं दोस्तों। तो रेन बॉम्ब एक मौसमी घटना है, याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा क्रिम्सन रोज दोस्तों किस प्रजाति से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो रामेश्वर में जहां पे पंबन द्वीप है दोस्तों, वहां पर कुछ तितलियों को उड़ते हुए देखा गया है। यह क्रिम्सन रोज उन्हीं तितलियों की एक स्पेशल प्रजाति है जो बहुत सालों बाद देखी गई, लेकिन हजारों की मात्रा में देखी गई है। हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई? मतलब जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, यहां जो भी प्लास्टिक बचे हैं दोस्तों, वो अब रिसाइकल होकर यूज किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है, ये डॉबर कंपनी बनी। कौन सी? डॉबर कंपनी। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान से पता चला कि वो जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि उस राष्ट्रीय उद्यान, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वहां की मिट्टी दलदली है। उस दलदली मिट्टी में दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं बहुत, जो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। उसी की वजह से डेटा आया है कि वह राष्ट्रीय उद्यान जितना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहा, उससे ज्यादा जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उससे ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। यह एक आंकड़ा रहा है, ठीक है। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, आप कह सकते हैं कि इसे ओशम साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों, इसकी शुरुआत होती हरियाणा से और आती राजस्थान तक। इसी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, आपने अंग्रेजी में नाम सुना होगा किसके बारे में बताइए? हिंदी में गुरु शिखर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में गुरु शिखर कहते हैं। जी हां, याद रखेगा, राजस्थान में है। और माउंट आबू इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो पार्ट हरियाणा में है, वो पार्ट अरावली जैव विविधता पार्क के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है। याद रखेगा, ओशम साइट के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि वहां पर जो बची खुची जैव विविधता है उसे अब जो है संभालने की जरूरत है। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी हुई? जी हां दोस्तों, प्लास्टिक मतलब माइक्रो प्लास्टिक थे और कई मिलियन टन माइक्रो प्लास्टिक थे दोस्तों। यहां पर यह बर्बादी हुई है दोस्तों आपके स्विट्जरलैंड देश में। तो इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। किस स्थल को अभी रामसर स्थल के रूप में दोस्तों सूचीबद्ध किया गया? अभी तक रामसर साइटों की संख्या 47 थी, बट ये 2 साइट नए आ गए दोस्तों, जिसकी वजह से संख्या बढ़कर 49 हो गई है। एक इसमें से गुजरात में है, जिसका नाम है खिजादिया रामसर साइट, और दूसरा है संत कबीर नगर में, याद रखेगा, बखीरा पक्षी अभयारण्य। 2 और ऐड हो गए तो 49 इनकी संख्या हो गई, ध्यान दीजिएगा। और आर्द्र स्थल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डेज के रूप में, ठीक है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? पूरी दुनिया में दोस्तों हर देशों में वृद्धि हुई है। अगर भारत की वृद्धि देखेंगे तो वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिसने अपने वन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ाया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? लिख रहा है कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह। ठीक है, याद रखिए, दूसरा नाम दे रहा है पुरुषोत्तम रूपाला, तीसरा मोदी जी, चौथा हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। ठीक है, तो याद रखेगा इस सागर परिक्रमा का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है। आप सभी को पता होगा कि जो भारत के तटीय राज्य हैं, जहां दोस्तों जो तटीय राज्य हैं, याद रखेगा वो, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों किनारे वाले, याद रखेगा ये भी किनारे पर स्थित है दोस्तों, इन स्थानों पर दोस्तों एक सागर परिक्रमा घोषित किया गया और यह आजादी का अमृत महोत्सव जो आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया गया दोस्तों, याद रखेगा उसी को लेकर स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट कहां से किया गया, समाप्त कहां पे होगा दोस्तों, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखेगा एक जगह है गुजरात में मांडवी, ठीक है, उस मांडवी से शुरू हो रहा है और पोरबंदर पे आके समाप्त होगा। जी हां दोस्तों, फिर से सुनिए, मांडवी से स्टार्ट हो रहा है, पोरबंदर पे समाप्त होगा। पुरुषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन किया है इस सागर परिक्रमा का। जी हां दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या करा, यह सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू किया जा रहा है, आ रहा है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेगा शुरुआत कहां से हो रही, कहीं ना कहीं लिखा होगा ये मांडवी से शुरुआत हो रहा है और पोरबंदर में दोस्तों यह समाप्त होगा, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए योजनाओं से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल, सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया, पहला। ठीक है, बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जा रहा है। इंडस्ट्री करंट 2022 का उद्घाटन जो है मनसुख मांडविया जी ने किया है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन की टाइमिंग बढ़ाकर फरवरी 2022 किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए ऑपरेशन होप चलाया है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा किस राज्य में? सिडबी का मुख्यालय वैसे लखनऊ में है। एक स्मॉल इंडस्ट्री बैंक है, इसने वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम स्टार्ट किया और यह कार्यक्रम आपके पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। 14 अंकों का दोस्तों एक यूनिक अकाउंट नंबर जारी किया जा रहा है जो आरोग्य सेतु को कनेक्ट करेगा किसके साथ? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ। इसमें आपका स्वास्थ्य संबंधी डेटा होगा, यह उसी लिए लाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए एक स्माइल योजना आ रही दोस्तों। यह योजना किसके द्वारा लागू की जा रही है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से स्माइल योजना की शुरुआत किया गया। अंतिम क्वेश्चन है, भारत के आधार की तर्ज पर दोस्तों यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी दोस्तों एक कौन सा देश जारी कर रहा है? तो यह देश है श्रीलंका। इसे भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, और भारत की तरह दोस्तों यूपीआई कौन लागू करने जा रहा है दोस्तों? तो ये नेपाल लागू करने जा रहा है, यह भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल, करा हाल ही में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना की जा रही है? तो याद रखेगा यह कार्यालय बन रहा है पुणे के हैदराबाद में। जी हां दोस्तों, पुणे हैदराबाद में दोस्तों कार्यालय बन रहा है। सॉरी, पुणे हैदराबाद करें, पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। हैदराबाद में अभी हाल ही में मोदी जी ने दोस्तों रामानुजाचार्य की दोस्तों 216 फीट की ऊंची प्रतिमा का दोस्तों अनावरण किया था, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा थी, ये भी याद रखेगा। ठीक है, पणजी गोवा मत करेगा, यहां पर गलत हो जाएगा। कोच्चि केरल याद रखेगा, गलत है। यहां पर पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा, जहां पर अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इस कार्यालय के माध्यम से क्या किया जाएगा? तो प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए याद रखेगा इस कार्यालय को संबंधित किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के साथ, और उसके साथ जुड़कर दोस्तों एक काम करेगा। जाहिर सी बात है, जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट पर दोस्तों क्या क्या रिसर्च किया जा सकता है, कैसे उस पर और चीजें लाई जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट इस बार के अगर बजट की बात की जाए तो उसमें हमारा बजट जो है 4 पॉइंट पे था। पहला क्या था? पहला प्रोडक्टिविटी, कैसे उत्पादकता बढ़ी, हर एक चीज की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, वो था। दूसरा दोस्तों क्लाइमेट एक्शन था, तो उसी संदर्भ में चीजें स्टार्ट की जा रही, क्लाइमेट एक्शन। तीसरा दोस्तों फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, और चौथा था पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, तो बजट के आधार पर चीजें लाई गई और फिर उसी को लागू करने के लिए दोस्तों, आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें बनाई जा रही है। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ सवालें को फिर से एक बार अपडेट कर लीजिए, जैसे किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना किया जा रहा है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। चर्चा में रहा रेनबॉम क्या है? एक मौसमी परिघटना है जो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। खबरों में रहा क्रिम्सन रोज, यह तितली की एक प्रजाति है जिसे पंबन द्वीप के पास उड़ते हुए देखा गया। कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो डॉबर कंपनी बन गई है। कौन सा
राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है। यह बात कर रहा हूं दोस्तों असम राज्य में स्थित किसके बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी ओशम साइट में कौन आया है, तो अरावली जैव विविधता पार्क का वह पार्ट जो हरियाणा के पास स्थित है वो याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी हुई, तो कई मिलियन टन दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक की बर्बादी हुई दोस्तों, याद रखिए यह स्विट्जरलैंड की घटना है। कि अभी किन स्थलों को दोस्तों रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो याद रखेगा दो स्थल हैं, एक गुजरात का खिजादिया है, एक संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का आपका बखीरा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। अब भारत के अंदर टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई 49, यह भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। पता नहीं क्यों आप लोगों को ये नहीं महसूस होता है कि नितिन सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हमारा भी हेल्प होना चाहिए। प्लीज दोस्तों एक तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, जो भी एडवर्टीजमेंट आए उसे देखने की कोशिश करिए, और वीडियो को शेयर जरूर से करिए, ठीक है। और बाकी आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों, तो एक एक करके दोस्तों अभी तो लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों 4 सीरीज लॉन्च किया गया। इन 4 सीरीज को केवल आप पढ़ लीजिए, और मैं बताऊंगा जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर की सारी चीजें दोस्तों मैं फंसा के दिखाऊंगा, तब आप मानेंगे कि हां सर जो आपने कहा था बिल्कुल सही है। वीडियो परीक्षा की किताब अगली लॉन्च होने वाली दोस्तों, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।